हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CGPET 2024 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो पीटी में लास्ट ईयर हमारा पेपर आया हुआ था बच्चों, तो ये कैसा आया हुआ था, उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे इस साल पेपर देने वाले हैं या अगले साल जिनको इसकी तैयारी करनी है, तो एक बार आप लोग को पेपर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हाँ पेपर हमारे एक्चुअल में किस पैटर्न पे आ रहे हैं और उसमें किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से। तो एक बार आपको पेपर देने से पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे अंदर आ जाएगा और आई होप आपकी बहुत आसानी से इजीली तैयारी भी मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी देखिए दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम को ज़्यादा वही प्रेफर करेंगे तो हिंदी में अपना पढ़िए। मैं क्योंकि जो समझा रहा हूँ हिंदी में समझाऊंगा, बट मे भी क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो इसके लिए कोई आप परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, आपको बताना है कि भाई ऊर्जा का मात्रक बच्चों क्या है। अब देखिए आपको ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जूल दिया है, किलोवाट आवर दिया है एंड ऑल ऑफ द एबव दिया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपको ये बच्चों बताना है कि यहाँ पे अगर ऊर्जा का उसने मात्रक पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हाँ पहला हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कई बच्चे इसमें देख कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ईवी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका मात्रक है। तो उनको ऐसा लगेगा भाई यहाँ पे वोल्ट आ रहा है, मतलब वो पोटेंशियल है, विभवांतर, जबकि ऐसा नहीं बच्चों। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमारा ऊर्जा का ही मात्रक है, मतलब हमारा पहला तो राइट है। हाँ ये जरूर है कि ये हमारा छोटा मात्रक है बच्चों। तो आपने जब पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे आपने इसका यूज किया होगा। ठीक है, कि बहुत ही कम एनर्जी होती है ये। तो ये हमारा फर्स्ट होगा कि हाँ भाई ये तो हमारा कंफर्म होगा ही होगा। अब आई होप आपने देखा होगा जूल, ये भी हमारे वर्ड क्या एनर्जी का हमारा यूनिट होता है। तो आपको ये भी पता है कि जूल भी हमारा क्या है, एक यूनिट है। तो आई होप इसी से देखिए अपने आंसर आप टिक लगा सकते हैं। अगर मोर देन वन है पक्का है, फिर उपरोक्त सभी होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे भी देखिए हमारा किलोवाट आवर बच्चों, सॉरी किलोवाट, हाँ आवर हमारा क्या है। तो देखिए ये बड़ा यूनिट हमारा किलोवाट आवर। ठीक है, यानी एक छोटा आपको दिया है, एक मीडियम आपको जो दिया है, आपको देखिए बच्चों बड़ा दिया है। किलोवाट आवर जिसको आप जानते हैं एक यूनिट भी आप बोलते हैं, जो हमारे घर में बिजली का बच्चों बिल आता है वो हमारा देखिए किलोवाट आवर से हमारे यहाँ पे बिजली का बिल आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारे के तीनों हमारे यहाँ पे यूनिट सही है। तो हम यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड विल बी। आदर्श तरल की श्यानता होती है। अब देखिए अगर आपको श्यानता के बारे में बच्चों पता है ना, तो आई होप ये बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए श्यानता क्या होती है सबको पता है कि जो भी हमारा फ्लूइड होता है तरल, तो आप जानते हैं उसको हम लोग अलग अलग बच्चों लेयर में तोड़ देते हैं। जिसमें अगर बात करूँ लिक्विड की है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसको हमने अलग अलग बच्चों लेयर में तोड़ दिया। तो देखिए श्यानता एक्चुअली क्या होता है, तो यहाँ पे कोई भी आप दो लेयर पकड़ लीजिए, सपोज यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर बच्चों। तो क्या होता है फर्स्ट लेयर, सॉरी सेकंड और थर्ड को देखिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो बच्चों क्या होता है जो ऊपर की लेयर होती है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है नीचे वाली कंपेरिजन में। तो आप जानते हैं कि अगर तीसरी वाली थोड़ी ज्यादा स्पीड से भाग रही है, नीचे वाली बच्चों इससे थोड़ी सी बच्चों कम स्पीड से भाग रही है। तो क्या होता है नीचे वाली ऊपर वाली को क्या होती है अपोज करती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी, और इसको फोर्स को क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला कि आइडल फ्लूइड है ना, यानी कि हमारा तरल, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ आदर्श बच्चों तरल है। तो ऐसे में यहाँ पे ध्यान देना कि ऐसे में विस्कोसिटी नाम की कोई भी चीज हमको नहीं यहाँ पे पढ़नी, बिकॉज सभी जो लेयर होंगी वो बराबर बच्चों स्पीड से चलेंगी। ठीक है, यही हमारा होता है आदर्श द्रव। तो अगर देखिए यहाँ पे बराबर बच्चों स्पीड से चलेंगे, मतलब बिल्कुल भी उसको अपोज नहीं कर रहा, दैट मीन्स हमारा यहाँ जो विस्कोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा, कि ए इसका क्या है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया है ना, उसी को देख के आप इसका आंसर खुद बता सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो किसका है यूनिट बताइए, एनर्जी का भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है, ईवी। ठीक है, तो ये हमारा एक एनर्जी का हमारा यूनिट होगा, तो इसको हम ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे देखते हैं यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर। कह रहा है दाब का मात्रक बच्चों नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन कहा गया टोर, ठीक है, यहाँ पे टोर दिया है, उसके बाद कह रहा है बार दिया है, फिर कह रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर दिया है, उसके बाद पास्कल बच्चों दिया है। अब देखिए आपने जो प्रेशर पढ़ा हुआ है, टॉपिक पढ़ा होगा फ्लूइड में है ना, यानी कि तो वहाँ पे बच्चों ने देखा होगा कि बहुत सारे इसके यूनिट होते हैं। मैं कुछ यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आपको पता होगा। जैसे देखिए आपने शायद पढ़ा होगा एटीएम,
ओके। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी देखिए हमारा एक यूनिट होता है प्रेशर का। इसके अलावा आपने ये जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे न्यूटन पर बच्चों मीटर स्क्वायर एक ये भी हमारा होता है यूनिट। उसके अलावा आप जानते हैं पास्कल, तो यहाँ पे पास्कल भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं बार, ठीक है, तो यहाँ पे बार भी आप जानते हैं। इसके अलावा देखिए आपका टोर। तो ये जितने देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट, ये सब के सब किसके प्रेशर के हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए प्रेशर के हैं, तो आप जान सकते हैं अगर ये सारे के सारे हमारे प्रेशर के हैं, तो आप देखिए यहाँ पे टोर भी आपका इसका मतलब कि दाब का मात्रक होगा। बार भी है, यहाँ तक कि पास्कल भी है, तो सिर्फ एक ही बचा है आपको, कौन सा देखिए, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर क्या है हमारा आ जाएगा। ये हमारा दाब का मात्रक नहीं, बल्कि ये हमारा जो मात्रक होता है, ये आप कहते हैं कि सरफेस टेंशन का होता है, पृष्ठ तनाव का। बाकी तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, एक यूनिट आपके निकल गया दाब का मात्रक। तो हमारा देखिए कह रहा है कि कौन सा मात्रक नहीं, तो हमारा ऑप्शन आपको देखिए टिक लगाना है थर्ड वाला, सी वाला, तो यही हमारा नहीं है। बाकी तो आपको नहीं लगाने हैं, बाकी कोई ऑलरेडी वो है। उसके बाद चलिए आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भाई, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। अब आपको देखिए दो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, आपको दोनों को पढ़ना है और आपको ये सोचना है कि भाई कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए बोला गया है कि ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर। कह रहा है जो कांच होता है बच्चों, वो रबर की तुलना में कह रहा है अधिक प्रत्यास्थ होता है। ये आई थिंक प्रत्यास्थता सबको पता होगी कि प्रत्यास्थता एक्चुअल में क्या होती है। किसी भी पदार्थ का वापस आने का, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज को अचीव करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ग्लास हमारा जो है कह रहा है कि मोर इलास्टिक है रबर से, बच्चों ये गलत है। ठीक है, ग्लास हमारा बिल्कुल कह सकते हैं कि इलास्टिक, यानी कि ज्यादा रबर के कंपेरिजन में ज्यादा इलास्टिक नहीं है। ठीक है, जबकि दूसरा यहाँ पे उल्टा लिखा है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे पूछा भी जाता है कई बार कि भाई स्टील यानी सबसे ज्यादा बच्चों इलास्टिक मटेरियल कौन सा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टील। ठीक है, तो स्टील यानी जितने बच्चों मेटल्स होते हैं देखिए वो हमारे बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये ग्लास हमारा ये मेटल्स में कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपको कह सकते हैं कि हमारा इलास्टिक नहीं है ये। ठीक है, यानी रबर, और रबर जो यहाँ पे क्या देखिए, रबर कई बार बच्चे कंफ्यूजन में रबर लगाते हैं, उनको लगता है रबर को बहुत तेजी से खींचते हैं और जैसे छोड़ते हैं वो तुरंत वापस आ जाती है, तो रबर हमारा एग्जाम्पल होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको यहाँ ये देखना है कि रबर एक इलास्टोमर्स है, ये एक अलग कैटेगरी में यहाँ पे आता है, ये इलास्टिक मटेरियल बच्चों नहीं है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेटल्स होते हैं सबसे अच्छे क्या होते हैं, इलास्टिक मटेरियल हमारे वही होते हैं, जैसे कि स्टील सबसे हाईली इलास्टिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कह सकते हैं भाई जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो गलत है, कथन ए बच्चों हमारा गलत है, और कथन हमारा बी क्या है वो सही है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो हमारा राइट होगा, कि कथन ए क्या है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, फर्स्ट गलत है ना, और दूसरा हाँ ये बी, देखिए बी ऑप्शन नंबर, देखिए बी हमारा क्या है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ए क्या है गलत है और बी क्या है बच्चों ये सही है। तो हमारा जो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ना वो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात तो आपको सबको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको मैंने यहाँ पे देखिए राइट किया हुआ है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला भाई कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। क्या आपको ये मालूम है बच्चों कि देखिए यहाँ पे आया है लाइट, ठीक है, यहाँ पे ईयर का एक वर्ड आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि भाई ईयर यहाँ पे लिखा है तो ईयर कहीं ना कहीं टाइम है, तो उनको लगता है कि भाई टाइम का यूनिट है समय का, तो सीधे अब वो समय लगा के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए जो प्रकाश वर्ष होता है यानी कि लाइट ईयर, वो हमारा दूरी का मात्रक है। ठीक है, यानी कि लेंथ का मात्रक है, डिस्टेंस कह सकते हैं इसका बच्चों मात्रक है। अब ये इसका देखिए मीनिंग क्या होता है, आप जानते हैं कि भाई जो भी हमारा सन है, ठीक है, ये अपने अंदर से लगातार भाई लाइट को बाहर निकाल रहा है, तो क्या होता है बच्चों, लाइट होती है एक साल में, देखिए 1 ईयर में जितना ये लेंथ कवर करती है, ठीक है, एक साल में बच्चों जितना हमारी लाइट की लेंथ कवर कर लेती है वही हमारी बच्चों लेंथ क्या होती है, उसको होते हैं लाइट ईयर। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रकाश वर्ष है ना ये हमारा दूरी का मात्रक है, यानी कि डिस्टेंस का। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हमारा क्या होगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी कि हाँ इसका जो मात्रक है वो हमारा कैसे इसका राइट होगा। ओके, चलिए इसके बाद हमारा अगला आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि कंसीडर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। सेम देखो उसी पैटर्न पे बच्चों ये भी कहा गया है, इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक तो ये कहा गया है। दूसरा बच्चों स्टेटमेंट बोला गया है कि भाई वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। बिल्कुल, अब ध्यान दीजिए एक चीज को, पहले जो क्वेश्चन में कहा गया कि भाई एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, आपको बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो कहा गया भाई इसकी जो एक्सेलरेशन होगा जीरो का। अब आप जानिए देखिए एक्सेलरेशन जो हमारा होता है बच्चों वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, वो हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन। मतलब हमारा यहाँ पे देखना होगा कि अगर यहाँ पे उसने ये बोला होता कि एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कंफर्म हमारा ए बच्चों जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट अगर है
दैट मीन्स क्या, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट यानी सेम है। बट यहाँ पे उसने बोला है कि वो कांस्टेंट स्पीड से तो जा रहा है बच्चों, लेकिन डायरेक्शन क्या उसने कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। दैट मीन्स वो डायरेक्शन अपनी बच्चों अगर चेंज भी कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी बच्चों चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन देखिए स्पीड उसकी सेम है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो मे भी बदल भी सकती है। तो ऐसे में अगर डायरेक्शन बच्चों बदल रही है तो यहाँ पे कैसे उसकी वेलोसिटी बच्चों जीरो नहीं हुआ, यानी कांस्टेंट नहीं मानेंगे हम, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं तो हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, तो यानी कि आपका पहला जो स्टेटमेंट गलत है इसके अकॉर्डिंग। बस में मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड दिया है जबकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, तो ये हमारा फिर राइट हो पाता। तो इसको फिर आपको यहाँ पे गलत कर देना है। आइए उसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि भाई वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव कांस्टेंट जीरो, बिल्कुल ये एकदम सही है। क्यों ऐसा बताइए, क्योंकि आप जानते हैं जो वेलोसिटी हमारी है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, और सदिश राशि क्या होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसका उल्टा यानी कि सेम इसी पैटर्न देखिए हमारा है कि पहला गलत है और देखिए दूसरा हमारा सही है। तो पहला भाई गलत है, दैट मीन्स आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि हमारा ये पहला क्या बच्चों रॉन्ग है और दूसरा क्या सही है, तो हमारा यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी इज ट्रू। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी। कह रहा है सरल आवर्त गति में वेग व त्वरण के बीच कालांतर बच्चों क्या होता है। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये आया है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, एसएचएम से। अब इसके लिए भाई कंफर्म सी बात है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या मेरी क्लास अगर रेगुलर बच्चों देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू देखो वीडियो भी डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो सकता है अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल में बने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसटीएम में बच्चों क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, तीन इक्वेशन यहाँ पे बच्चों पढ़ते हैं। एक होते हैं डिस्प्लेसमेंट की, एक होती है वेलोसिटी की, एक होती है एक्सेलरेशन की। अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसका ग्राफ भी देखिए मैं आपको बना रहा हूँ जिससे कि एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर हम बात करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा होता है ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। हाँ यहाँ पे प्लस फाइव भी कर लीजिए, अगर वो मेन पोजीशन से शुरुआत नहीं कर रहा तो यहाँ पे फाइव भी आपको लेना है, अगर वो मेन पोजीशन से शुरू कर रहा तो उसको फाइव को आप जीरो मान लीजिए। दूसरा जो वेलोसिटी का हमारे क्वेश्चन क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा कि ए ओमेगा, उसके बाद देखिए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा आता है प्लस फाइव भी आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों एक बार यहाँ पे और हम डिफरेंशिएट करें तो हमारा आएगा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद अगेन बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो देखिए आपको इक्वेशन भी बच्चों ध्यान देनी है। अगर आपको इक्वेशन से देखिए क्लियर नहीं हो पा तो आइए इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। देखिए जो पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होता है, अगर हम मान के चले हमारे पार्टिकल का जो फेज एंगल वो जीरो है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हमारा मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो आपको इसका ग्राफ हमारा बच्चों ये आएगा, ठीक है, ये देखिए। दूसरा अगर हम बच्चों वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए वेलोसिटी के ग्राफ में ध्यान देना कि कॉस टर्म आ रहा तो ये ग्राफ बच्चों ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो फिर तीसरा बच्चों यहाँ पे बनाएंगे अगर हम एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो साइन का ग्राफ है बट वो निगेटिव है, तो यहाँ पे आप बच्चों यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं ऐसे, ये देखिए। तो ये तीनों के देखिए ग्राफ है, हाँ इसके तीनों के एम्पलीट्यूड बच्चों अलग अलग होंगे। एक में हमें क्या करना है, ऊपर हमारा देखिए प्लस से माइनस से होगा अपॉन में, ठीक है, यानी नीचे। और वेलोसिटी में क्या होगा बच्चों, ए ओमेगा ऊपर प्लस का, ए ओमेगा नीचे आपको माइनस का लेना है। और एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे नीचे का होगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी जो हमने इक्वेशन लिखा उसी का एम्पलीट्यूड देख के खाली यहाँ पे आपको बना देना। बट यहाँ पे बच्चों फेस पूछा हुआ, तो ध्यान दीजिए कंपेयर करिए दोनों में। तो भाई ये हमारा वी का ग्राफ है वेलोसिटी का, और ये बच्चों हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ है। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम देखें, अगर हम वी वाले ग्राफ में जो अगर हम आधी साइकिल यहाँ पे छोड़ दें, यानी कि इतनी बच्चों साइकिल अगर हम हटा दें, तो आपको देखिए हमारा ग्राफ जो है नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। और वही हमारा ए का भी ग्राफ जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो आधी साइकिल के यहाँ पे आपको डिफरेंस आ रहा है, देखिए हाफ साइकिल का। और आप जानते हैं हाफ साइकिल के बच्चों क्या होता है, ये होता है पाई बाई टू, ठीक है। एक पूरी फुल साइकिल के बच्चों क्या होती है, पाई होती है। और ये देखिए दोनों हमारे फुल साइकिल में होता है कितना, एक कंप्लीट साइकिल टू पाई होता है। तो यानी कि पाई बाई टू का बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, फेस का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन जो भी होगा उसमें पाई बाई टू आना चाहिए, दैट इज हमारा जो ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा, ये हमारा क्या होगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें फिर यहाँ पे बी वाले को करेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमें इस तरीके से सोल्यूशन हमारा आएगा। आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन में बच्चों फिर से कहा गया कि कंसीडर टू स्टेटमेंट्स आपको दिए अगेन ए एंड बी, और आपको बताना है इसमें कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। देखिए पहला कह रहा है कि पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी देखिए इसका क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जो पास्कल होता है वो बच्चों दाब का इकाई होता है। तो आपका जो कथन नंबर ए, तो कथन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि साबुन की जो फिल्म है उसमें दो सतहें यानी परतें होती हैं, बिल्कुल द सोप फिल्म कंसिस्ट ऑफ टू सरफेस लेयर। बच्चों ये भी हमारा क्या राइट है, ये भी आपको ध्यान देना है कि जो साबुन यानी कि सोप होता है, तो जो जो सोप की लेयर होती है देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर यानी कि कैसे अंदर भी या बाहर भी दोनों क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में हमारी लेयर होती है। तो इसको हम ये मानते हैं कि टू इसकी लेयर्स होती हैं, तो यानी कि हमारा ये भी राइट है। तो इसका मतलब कि हमारे दोनों के दोनों जो राइट है।
मतलब स्टेटमेंट ए इज टू स्टेटमेंट बी इज टू, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको देख किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों अगर लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो बिल्कुल आप आराम से अपना समझ के कमेंट भी करिए। अगर आपको आ भी रहा है और मैं जो बता रहा हूँ वो भी सही है, मैं आपको एकदम समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको लग रहा है मुझे आ भी रहा है, तो भी बच्चों आप कमेंट जरूर किया करिए। जैसे मैं क्वेश्चन समझाते समझाते आपको पूछ भी रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर भी खुद दिया करिए कि हाँ कौन से क्वेश्चन में कौन सा बच्चों ऑप्शन राइट होगा, आपको कितना आ रहा है। केवल सुनते रहने से क्या होगा कि खाली खाली आपके दिमाग में चल रही चीजें बस, लेकिन आपको अगर बराबर जुड़े भी रहेंगे, आप मेरे क्वेश्चन जैसे मैंने देखिए आपके सामने प्रेजेंट किया, अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत पहले उसका आप क्या किया करिए, ऑप्शन बताया करिए हाँ सर इसका 9 का ए होगा कि 9 का बी, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपको मेरे से समझाने से पहले चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये भी पार्टिसिपेट आप किया करिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है कि भाई कंसीडर टू स्टेटमेंट, देखिए फिर से आपको दिए कह रहा है कि फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि जो घर्षण होता है यानी को कह रहा है संरक्षित बल है। अभी कंजर्वेटिव बच्चों फोर्स क्या है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है इसमें। ये कंजर्वेटिव बच्चों फोर्स क्या है कि ऐसे कोई भी फोर्स जिनका यूज करके अगर हम बच्चों वर्क करेंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत सारे बच्चों फोर्स है। तो अगर ऐसा कोई फोर्स है जिनका यूज करके बच्चों मैंने वर्क किया है, तो वो बच्चों वर्क पाथ पे तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि वो इस रास्ते किस रास्ते से किया गया उस पर बच्चों डिपेंड ना करे, तो ऐसे हम फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि ऐसा कोई भी फोर्स जो कि मान के चले कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि भाई किस रास्ते से आपने किया, कैसे किया, अगर रास्ता या पाथ में बदल दूंगा तो उसका वर्क जो बदल जाएगा, तो ऐसे में वो मानते हैं वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि फ्रिक्शन बच्चों क्या है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि ये दो सरफेस के बीच में बच्चों कॉन्टैक्ट होता है। तो कन्फर्म सी बात है, जब दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो हो सकता है कि पहली सरफेस ज्यादा रफ हो जब आप कोई काम कर रहे हो, है ना, और दूसरी सरफेस क्या होगी बच्चों कम रफ हो सकती है जिससे भी आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या सरफेस अगर बच्चों बदल गई, तो यहाँ पे कंफर्म है कि आपका यहाँ पे जो वर्क होगा वो भी हमारा बदल जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों फ्रिक्शन हमारा जो होता है ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, यानी संरक्षित बल बच्चों नहीं है, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि पाथ पे जो डिपेंड करता है। तो हमारा देखिए पहला तो स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। जबकि देखिए दूसरा बोला कि ग्रेविटी इज एक कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल ये हमारे एकदम राइट है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी ग्रेविटी, वो हमारा जो कंजर्वेटिव होता है, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि हाँ आप किस रास्ते से गए हो। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपसे समझाने के लिए कहूँ कि मान लेते हैं ये देखिए कोई अपनी ग्राउंड है ये, ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉल है बच्चों, इसको या तो सीधे आप ऊपर फेंक दो एच हाइट पे, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आते आते इसके पास जो एनर्जी अचीव कर लेगा वो थी mgh। अब इसके अलावा आपने सीधे इसको ऊपर ना फेंके, यदि कि आपने स्टेयर का यूज किया, स्टेयर का यूज बच्चों करते करते तब आप यहाँ पे लेके आए हैं, मान लेते हैं स्टेयर आपको एच हाइट तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो भी आपसे मैं पूछूंगा था यहाँ पे आने के बाद इसके बाद कितना बच्चों एनर्जी अचीव होगा, तो भी आप देखेंगे ज्यादा नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा mgh होगा। ऐसा नहीं कि सर इसने देखिए लेंथ ज्यादा कवर कर लिया क्योंकि स्टेयर से होते हुए आ रहा था तो उसके पास ज्यादा यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई, तो ऐसा बिल्कुल बच्चों नहीं है। तो अगर हाइट दोनों का सेम है तो एनर्जी बच्चों दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी कि भी पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा कि आप डायरेक्टली आए हो या फिर आप स्टेयर का देखिए यूज करते हुए आए हो। तो ये हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो राइट है कि हाँ जो आपका ग्रेविटी है ये हमारा क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके हिसाब से देखिए पहला गलत है, दूसरा हमारा सही है। तो पहला हमारा गलत है यानी कि दूसरा सही है। बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसका भी देखिए राइट होगा कि फर्स्ट हमारा क्या है गलत है और दूसरा हमारा क्या है सही है। तो क्या इतने क्वेश्चन जो आपको मैंने बच्चों 1 से लेकर 10 तक समझाए हैं, क्या ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं? जिन बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 10 क्वेश्चन समझाए उनके मैक्सिमम सही बच्चों, तो आप बिल्कुल नंबर भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो आपके राइट हुए। और जिनके कुछ क्वेश्चन कम भी बच्चों राइट हुए तो उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, वो भी अपना जो आंसर है ना वो बताने की कोशिश करो कि हाँ किस क्वेश्चन का आपके हिसाब से ऑप्शन क्या आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों उसको आप टाइप करके भी लिखा करो कि हाँ इसका जो आंसर कैसे आपका आया, रीजन क्या है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बिल्कुल थोड़ा मेहनत करिए क्योंकि आपको आगे चल के गवर्नमेंट कॉलेज भी अचीव करना है। इसके अलावा बहुत अभी आपको आगे मेहनत भी करनी है, इसलिए बिल्कुल भी आप उसको खाली देखते मत रहो बल्कि इसमें पार्टिसिपेट करो। उसके बाद एक कॉपी और पेज लेकर के भी बैठा करो, ताकि जब आप वीडियो देखें ना तो जो क्वेश्चन अभी तक ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो कैलकुलेटिव वाले जो कम थे, अगला जो मैं यहाँ पे देखिए अभी एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 आप देख लीजिए इसका। उसमें जो कैलकुलेटिव वाले बच्चों क्वेश्चन है वो भी आपको पूरा सॉल्व करना है, खुद फॉर्मूला लगा करके सारा आंसर निकाल करके उसको भी आप मुझे पार्टिसिपेट करके बताएंगे, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप बराबर मेहनत कर रहे हो। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बिल्कुल लाइक करिए, और अगर आप नए हैं पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए हमारा चैनल बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट बच्चों प्रोवाइड करता रहता है। और अगर आपने ज्वाइन बच्चों नहीं किया है तो अगर आप सक्षम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको हर तरीके के कंटेंट चाहे वो मेंबर्स वाले हों या फिर आपके सभी नॉर्मल हो, आपके पास तुरंत बच्चों पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।